प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर आज आने वाले हैं और काशी में पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और कपिल देव जैसे दिग्गज शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम वाराणसी के गंजारी में यूपी को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात देंगे। ये पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा। माना जाता है कि काशी के कण-कण में भगवान शिव का वास है, इसलिए पूरा स्टेडियम भगवान शिव से प्रेरित है। स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार होगी। फ्लड लाइट की संरचना त्रिशूल के आकार की होगी। स्टेडियम संरचना डमरू के आकार का है। स्टेडियम की कुल लागत 450 करोड़ रुपए, जिसे बनाने में 330 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। आज होने वाले कार्यक्रम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री समेत तमाम खिलाड़ी भी आ रहे हैं। इधर काशी के लोग अपने सांसद पीएम मोदी का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पीएम काशी में 5000 महिलाओं से संवाद करेंगे। काशी के चौक और गलियों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में पीएम मोदी और सीएम योगी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाई गई कमेटी की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और इस बैठक में इसके कामकाज के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। जिस तेजी से केंद्र की मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आक्रामक दिख रही है, उससे मालूम होता है कि बहुत जल्दी इसकी सुगबुगाहट वास्तविकता का रूप ले सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशने को लेकर बनाई गई कमेटी की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी भी हैं। आज वन नेशन वन इलेक्शन के रोड मैप को लेकर चर्चा होगी। बैठक में समिति को दी गई शक्ति के संदर्भ में आगे बढ़ने के तौर तरीके पर चर्चा करेंगे। समिति हितधारकों के साथ विचार विमर्श और रिसर्च करने का मॉड्यूल और डॉक्यूमेंट तैयार करने के तौर तरीकों पर चर्चा करेगी। एक तरफ केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया इसे देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा बता रही है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी पर जमकर बरस रहा है। लोकसभा में चल रही चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद की टिप्पणी सियासी बवंडर में बदल गई। विवादों में रहने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में जो कुछ भी कहा उसे दोहराना मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके बयानों से सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अगर गली चौराहों पर दी जाने वाली गाली वहां दी जाएगी तो फिर संविधान लोकतंत्र में भरोसा कैसे बचे? इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। भले ही बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर कारण बताओ नोटिस जारी हो गया हो, लेकिन विपक्ष बीजेपी को आड़े हाथ लेता दिखाई दे रहा है। पार्लियामेंट हाउस तो बना है, और साथ में कोई फिनाइल भी खरीद के ले जानी चाहिए थी, ताकि ऐसे ये जो दरिंदे हैं उनका दिमाग और मुंह उनका धो लेते, ताकि बात करने से पहले उनकी जबान साफ हो जाती। असंसदीय भाषा का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घात है। लोकसभा में असंसदीय टिप्पणी को हेट स्पीच करार देते हुए विपक्ष ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल जनता दल सेक्युलर ने एनडीए के साथ गठबंधन का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में एनडीए का किला मजबूत हो रहा है। जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। हालांकि जेडीएस का गठबंधन पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दोनों पार्टियां कर्नाटक में गठबंधन की सरकार चला चुके हैं। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीट है। बीजेपी ने 2019 की लोकसभा चुनाव में इनमें से 25 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने एक-एक सीट जीती थी। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां 135 सीटों पर जीत मिली, वहीं भाजपा को 66 और जनता दल सेक्युलर को 19 सीट पर जीत हासिल हुई थी। ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವು ಒಂದು ಅಂಗಪಕ್ಷವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ। ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು। बहरहाल विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
माना जा रहा है कि जेडीएस 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी 23 से 24। दोनों पार्टियों का मकसद सभी सीटों पर सिर्फ जीत का होगा। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से हिंदू वोटरों को टारगेट किया जा रहा है और अब देखिए इस चुनाव में गंगा जल की एंट्री भी हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने वोटर्स के बीच अब गंगा जल बांटने की योजना बनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सनातन के पिच पर खेल रही है, तो कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। अब कांग्रेस भी बीजेपी के खेल को कमजोर करने की योजना बना चुकी है। कांग्रेस ने इंदौर से गंगा जल बांटने की शुरुआत की है। गंगा जल की बोतल पर कांग्रेस के 11 वचन लिखे हुए हैं। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे शामिल हैं। जितनी पवित्रता गंगा जल की है, उतनी ही पवित्रता माननीय कमलनाथ जी के वचन में है। कांग्रेस की गंगा जल वाली योजना पर सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। जो झूठे हैं उनको झूठी कस्में खानी पड़ती है, तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। इतने पाप कर चुके हैं तो आपको जनता में इतना अविश्वास है आपके खिलाफ कि अब आपको गंगा जल लेना पड़ रहा है। जाहिर है मध्य प्रदेश चुनाव में हिंदुत्व के जरिए कांग्रेस और बीजेपी वोटर्स को लुभाने में जुटी है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए में वापसी की चर्चाओं के बीच आज नीतीश कुमार पटना में अपने आवास पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार का इंडिया के साथियों से मन उचट रहा है? क्या तेजस्वी यादव और नीतीश की जोड़ी टूट सकती है? कुछ ऐसे ही सवालों की चर्चा बिहार में इन दिनों होने लगी है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। पटना में आज नीतीश अपने आवास पर राज्य भर के जेडीयू नेताओं के साथ बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। 16 सितंबर को अमित शाह ने झंझारपुर में हुंकार भरते हुए नीतीश कुमार को इशारों में साथ आने का खुला ऑफर दिया था, जिसके बाद दोनों पार्टियों के नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बिहार में बिगड़ते सियासी समीकरण के बीच शुक्रवार को सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी पटना पहुंचकर नीतीश और लालू से इंडिया गठबंधन को मजबूती देने पर चर्चा की। G20 समिट से लेकर इंडिया की दिल्ली बैठक से ललन सिंह की दूरी और इंडिया के पत्रकारों को बायकॉट करने की रणनीति और महिला आरक्षण बिल, इन तमाम मुद्दों पर नीतीश की राय गठबंधन के साथियों से अलग रही। ऐसे में बिहार में नए समीकरण की बिसात बिछने लगी है। देखिए, भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक विवाद चल रहा है और इस विवाद में अब बेवजह पाकिस्तान कूद पड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी, कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान एक बार फिर से बिलबिलाने लगा है और यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने बतौर रियासत इंसानियत का कत्ल किया है कैनेडियन सॉइल पे, कैनेडियन सरजमीन पे, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दो देशों के बीच में बेगाना दीवाना बने फिर रहे कंगाल पड़ोसी मुल्क के कठपुतली सुल्तान संयुक्त राष्ट्र महासभा में नफरती जुबान से कश्मीर और हिंदुत्व वाली जहर उगल रहे हैं। हत्या हुई कनाडा में, मारा गया आतंकी, आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो ने, आरोप लगा हिंदुस्तान पर और कूदा वो पाकिस्तान है जहां दहशतगर्दी की नर्सरी है। पाकिस्तान कंगाली से कराह मार रहा है, लेकिन जिन्ना लैंड के हुक्मरान कनाडा हिंदुस्तान कर रहे हैं, जबकि उनके मुल्क की आवाम अपने भिखमंगे हुक्मरान को धिक्कार रही है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से साक्षात कर चुका पाकिस्तान कनाडा की आड़ में अपना दर्द बयां कर रहा है। Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. तो देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ घंटों बाद चंद्रयान 3 अपने मिशन के दूसरे चरण पर लग जाएगा। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और उसके बाद इतनी ही लंबी रात होती है। रात के दौरान चंद्रमा पर तापमान शून्य से -120 से -200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इसलिए रात होने से पहले रोवर को 2 सितंबर को और लैंडर को 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। अब सुबह हो चुकी है और सौर ऊर्जा से उपकरणों के चार्ज होने का इंतजार था। उम्मीद थी कि 22 सितंबर तक उपकरण चार्ज हो जाते तो कल ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने की कोशिश होती, लेकिन किन्हीं कारणों से कल की जगह इन्हें आज स्लीप मोड से निकालने की कोशिश होगी। लैंडर और रोवर के साथ कांटेक्ट बनाने के
कोशिश कर रहे हैं। सूर्योदय होने के बाद जैसे ही चार्जिंग शुरू होगा उसके बाद कभी भी सिग्नल आने की संभावना है। अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से एक्टिव हो जाते हैं और इसरो के वैज्ञानिकों के संपर्क में आ जाते हैं तो इसी के साथ विज्ञान की दुनिया में भारत एक नया इतिहास रच देगा। साथ ही चंद्रमा पर रिसर्च को एक नए आयाम पर पहुंचाने में भारत सफल होगा। वर्ल्ड कप शुरू होने में 10 दिन से ज्यादा का समय बचा हुआ है। ऐसे में भारत ने सभी टीमों को चेतावनी दे दी है और चेतावनी इस बात की कि क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में भारत से बेहतर कोई नहीं। 22 सितंबर को भारत ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 5 विकेट से धूल चटाया, वैसे ही भारत T20 और टेस्ट के साथ वनडे क्रिकेट का भी बादशाह बन गया। इसके पहले एक कारनामा सिर्फ साउथ अफ्रीका ने किया हुआ है। वनडे क्रिकेट के पॉइंट टेबल में टीम इंडिया के 116 पॉइंट हो गए हैं, वहीं पाकिस्तान 115 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। 111 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे नंबर पर चल रही है। वैसे भारत के लिए पहला मौका है जब भारतीय टीम एक ही समय में टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर विराजमान है। बहरहाल टीम रैंकिंग के साथ ही प्लेयर्स रैंकिंग में भी भारत का ही जलवा है। T20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पर हैं। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर काबिज हैं। टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन तो ऑलराउंडर में, रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर हैं। इसके अलावा वनडे बैटिंग रैंकिंग में शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या का स्थान दूसरा है। देखिए, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। बीएसपी सांसद दानिश अली पर टिप्पणी के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस, टीएमसी और शरद पवार की पार्टी ने रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर डाली। लोकतंत्र के मंदिर में अपने बयान को लेकर घिरे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर एक्शन की मांग होने लगी है। उन पर बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। जैसे ही ये मामला सामने आया, इस पर सियासी पारा भी हाई हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने दानिश अली को गले लगाया। उन्होंने इसकी फोटो एक्स पर शेयर की और इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कैप्शन में लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। एक तरफ राहुल गांधी ने दानिश अली से मुलाकात की तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मैदान में उतर आए। रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर डाली। देखिए, दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप लोग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक तरफ अखिलेश ने कार्रवाई की मांग की तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने रमेश बिधूड़ी पर जोरदार हमला बोला। शर्मिंदा भी होता हूं कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं, मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी लोकसभा में अपनी आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वो बीएसपी सांसद पर टिप्पणी को लेकर विवादों में आ गए। बीएसपी सांसद दानिश अली लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर लोकसभा महासचिव को पत्र लिखा। यही नहीं, डीएमके सांसद कनिमोझी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। हालांकि बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने कबीर का दोहा लिखकर रमेश बिधूड़ी को नसीहत दी। उन्होंने लिखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बीजेपी सांसद पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। ऐसे में उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर रमेश बिधूड़ी हैं कौन। रमेश बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। रमेश बिधूड़ी ने वकालत की पढ़ाई की है। 2003 से 2008 तक दिल्ली के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं।
2003 से 2014 तक दिल्ली के विधायक भी रहे हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी से सांसद चुने गए। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में विपक्ष ने रमेश बिधूड़ी के बयान को मुद्दा बना लिया है। चारों तरफ से घिरे रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। लोकसभा स्पीकर भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। सभी नतीजे 12 बजे तक आने की उम्मीद है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जा रही है। अब सीधी टक्कर यहां पर NSUI और ABVP के बीच बताई जा रही है। पानी लेने के लिए हमें अपनी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता है। 3 साल से इलेक्शन नहीं हुए तो स्टूडेंट्स की डिमांड उठाने वाला, स्टूडेंट्स की मांग रखने वाला कोई था नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के लिए वोटिंग हो गई, जिसके नतीजे दोपहर 12 बजे आ जाएंगे। करीब 3 साल बाद हुए चुनाव को लेकर छात्रों में काफी उत्साह था। अहम वक्त है क्योंकि ज्यादा कतार में इस वक्त आप देखिए लोग वोट करने के जितने स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर पहुंचे। यहाँ तस्वीरों में देख पाएंगे दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी तस्वीरों में हैं और लगातार वोटिंग को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, कोई गलती ना हो, कोई हंगामा ना हो, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर हो, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस भी लगातार तैनात है। वोट डालने पहुंचे ज्यादातर छात्र फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जो शाम दूसरी पारी में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। ऐसे में लंबी लाइन देखने को मिली। जब चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने मन की बात बताई। कैंपेनिंग हो रही है, पूरे कैंपस में पानी नहीं है पीने का। ये बताइए, इसके लिए एक हम चाहते हैं कि यूनियन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देख पा रहा हूँ जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके बेसिक एक जो सबके मैनिफेस्टो में वो यही है कि स्टूडेंट का क्या बोलते हैं कि सबको हॉस्टल्स मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर ABVP और NSUI में कड़ी टक्कर बताई गई है। पिछली बार काफी कम वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 42% वोट डाले गए। 52 कॉलेजों और डिपार्टमेंट के छात्रों ने वोट डाले और डूसू में हुए चुनाव की मतगणना जारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की मतगणना नॉर्थ कैंपस के कॉन्फ्रेंस सेंटर में हो रही है, जिसके नतीजे दोपहर 12 बजे तक आने की उम्मीद है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। दिल्ली पुलिस ने चुनाव को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए थे, जिसकी वजह से शांति से मतदान हो सका। किसी भी छात्र को नियम कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं थी। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव को पूरा देश यूं ही नहीं देखता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं। अरुण जेटली 1974 में डूसू के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष से वित्त मंत्री तक का सफर तय किया। अरुण जेटली की तरह विजय गोयल भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र रहे हैं। विजय गोयल 1977-78 में डूसू अध्यक्ष रहे। इसके बाद सांसद और केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। कांग्रेस नेता अजय माकन को 1985 में डूसू के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अजय माकन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। रागिनी नायक कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रागिनी 2005-06 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही थी। अलका लांबा 20 साल तक कांग्रेस की सदस्य रहीं। अलका लांबा 1995 में डूसू की अध्यक्ष रहीं। अमृता धवन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जो अभी कांग्रेस में अहम भूमिका निभा रही हैं। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में छात्रों की भीड़ जुटाना सबसे अहम होता है। भीड़ देखकर ही स्टूडेंट्स के बीच कैंडिडेट को लेकर माहौल बनता है। किसकी नॉमिनेशन में ज्यादा भीड़ हुई, किसकी गाड़ी के पीछे ज्यादा स्टूडेंट हैं, किसके समर्थन में ज्यादा छात्र सड़कों पर हैं या कैंटीन में दिखते हैं, इसके जरिए उस कैंडिडेट की हवा बनाई जाती है। ऐसे में इस चुनाव पर राजनीतिक दलों की निगाह होती है।